ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। कांग्रेस में आंतरिक कलह अभी भी रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि एक बार फिर से एक साल के भीतर तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर खलल पड़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने फिलहाल ये कहा है कि अब कोरोना काल तक किसी भी तरह का कोई चयन नहीं किया जाएगा, कोई चुनाव नहीं होगा। लेकिन साथ में आपको ये भी बता दें कि खबर ये भी है कि कुछ ऐसे नेता थे जो इसको लेकर विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अभी इसको लेकर चुनाव नहीं होने चाहिए, जिसके बाद बढ़ते विरोध को देखते हुए कांग्रेस ने फैसला लिया। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई थी। ये कहा जा रहा था कि इस बार जिम्मेदारी उनको मिलेगी। 23 जून को ये चयन होना था, इसका चुनाव होना था। संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसका ऐलान किया था, लेकिन अब एक बार फिर से ये चयन टाल दिया गया है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में मिली हार के बाद राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके इस्तीफा देने के बाद से लेकर आज तक कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नहीं है। हालांकि जब लंबे समय तक कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहा तो ऐसे में आंतरिक अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी को पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी गई। सोनिया गांधी आज भी पूरी पार्टी को संभाल रही है आंतरिक अध्यक्ष के तौर पर। लेकिन साथ में जो विवाद लंबे समय से पहले भी देखने को मिले थे वो आज भी देखने को मिल रहे हैं। आपको ये भी बताते चलें कि अध्यक्ष पद को लेकर लगातार कई बार बागी सुर में कई जो बड़े नेता हैं वो सवाल उठा चुके हैं, उसमें कई बड़े नेता शामिल हैं। लेकिन साथ में उत्तर प्रदेश में लगातार योगी सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी प्रियंका गांधी भी इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में देखी जा रही थी। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो खासतौर पर वहां काफी भारी संख्या में जो उनके कार्यकर्ता थे उनकी ये मांग है कि उन्हें भी अध्यक्ष पद पर बिठाया जाना चाहिए। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस बार कांग्रेस कब चुनाव कराती है। वीडियो जर्नलिस्ट करण मेहरा के साथ मोहित चौधरी, एएनपी न्यूज। हमारा देश कोरोना महामारी की लहर से गुजर रहा है और ऐसे में दूसरी लहर तो आ ही गई है। तो यहाँ आज फिर सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। तो यह जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्यों पर टीकाकरण की जिम्मेदारी देकर खुद पल्ला झाड़ लिया है। दरअसल देश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के मुद्दे पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने आज अपनी पार्टी की बैठक बुलाई और इस मीटिंग में कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हुई। और बैठक के दौरान सोनिया गांधी ने देश में कोरोना की तीसरी लहर को आशंका जताते हुए चिंता जाहिर की और मौजूदा मोदी सरकार पर हमला बोला। बैठक के दौरान सोनिया गांधी ने मांग की कि केंद्र सरकार देश के सभी लोगों को मुफ्त में टीका उपलब्ध करवाए। सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार राज्यों पर टीकाकरण छोड़कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना चाहती है। तो यहाँ सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि सभी नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाए। कैमरामैन करण मेहरा के साथ एएनबी न्यूज, साधना बत्रा। कोरोना वैक्सीन को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहा है, वहीं पर अब केंद्र सरकार जो है वो विपक्ष पर पलटवार कर रही है। अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में भी केजरीवाल ने दौरा किया था अस्पताल का वैक्सीन को लेकर। वहीं अब संबित पात्रा ने गंभीर आरोप लगाए। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा ने वैक्सीन, ऑक्सीजन सप्लाई और मेडिकल सुविधाओं पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। संबित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार विज्ञापन पर तो करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन कोरोना महामारी से निपटने में उनकी कोशिश केवल जुबानी ही है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया है। यहाँ तक कि महामारी से निपटने को लेकर केजरीवाल केवल राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में वैक्सीन की रफ्तार भी बहुत धीमी है। यही नहीं, दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन को वोट बटोरने की मशीन बना लिया है। संबित पात्रा ने कहा कि 26 अप्रैल 2021 को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम 1.34 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर देने जा रहे हैं, जिसकी कीमत करीब 1400 करोड़ रुपए है।
आज वो कहते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है। आपने दिल्ली के सिस्टम को चरमरा दिया। आपकी प्रायोरिटी किसान आंदोलन, दिल्ली चलो, किस प्रकार से दिल्ली को रोकना है, आपकी प्रायोरिटी ये थी। आप एडवर्टाइजमेंट करते रहे, लास्ट तक कहते रहे लॉकडाउन नहीं होगा, आप कहते रहे कि ऑक्सीजन की कमी भी नहीं है, हम घर घर ऑक्सीजन भेजेंगे। और जब आपने देखा कि आपसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा तो सब कुछ आपने केंद्र की तरफ उंगली करके अपने दायित्व को, अपने पल्ले को झाड़ लिया। केजरीवाल जी, ऐसे नहीं होता है, मिलकर लड़ना होता है और राजनीति इन विषयों में नहीं करना होता है। और आप हर दिन राजनीति करेंगे तो वी आर लेफ्ट विथ नो ऑप्शन बट टू कम आउट विथ फैक्ट्स एंड टू एक्सपोज। बता दें कि कोरोना महामारी की रफ्तार थम नहीं रही है। वहीं राजनेताओं की बात की जाए तो उनकी राजनीति भी थमने का नाम नहीं ले रही है। कैमरामैन करण के साथ सुमन पाल की रिपोर्ट। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पूरे देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है तो कई राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो वहीं दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि दिल्ली में लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया जा रहा है। लॉकडाउन 17 मई सोमवार की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। बता दें कि इस बार के लॉकडाउन में पहले से ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। इस बार के लॉकडाउन में राजधानी में मेट्रो सेवा भी रोक दी गई है और शादियों में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है, जो पहले 50 लोगों की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा शादियां सिर्फ कोर्ट या घर पर ही हो सकती है, आयोजित किया जाएगा और साथ ही लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं और मेडिकल सेवाएं जारी रहेगी, जिसको लेकर के केजरीवाल ने कहा कि अब भी कड़ाई रखना बेहद जरूरी है, इसलिए इस बार के लॉकडाउन में सख्ती और बढ़ाई गई है। कैमरामैन करण के साथ ममता शर्मा, ANB न्यूज। कौशाम्बी में 24 वेंटिलेटर प्रधानमंत्री एयर फंड से दिए गए थे। डॉक्टर की साठगांठ से 14 वेंटिलेटर प्रयागराज के एक निजी अस्पताल को दे दिया गया। अब कोरोना के बढ़ते मामला को देखते हुए कौशाम्बी के जिला अस्पताल में मात्र 9 वेंटिलेटर हैं जो चल भी नहीं रहे। रोज मरीज बढ़ते जा रहे हैं। अगर डॉक्टर से बात करें तो डॉक्टर इस मामले में कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं और बड़े अधिकारी इस मामले से दूर भाग रहे हैं। वेंटिलेटर न होने से काफी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। जब प्रधानमंत्री एयर फंड से 24 वेंटिलेटर कौशाम्बी को जिला अस्पताल को दिया गया तो ऐसे अधिकारी, ऐसे सीएमओ के खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी? अगर 24 वेंटिलेटर चालू हो रहे हैं तो मरीजों की जान बचाई जा सकती है। विद जी, ये फेसबुक पे जो ड्राइव चल रही है वेंटिलेटर वापस लाने की, क्या है ये, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? कौशाम्बी जनपद को 24 वेंटिलेटर सरकार से मिले थे। ऐसे समय में जब कोरोना महामारी चल रही थी तो सरकार के यहाँ जो जिले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बिना किसी जरूरी कार्रवाई के इन वेंटिलेटर को इलाहाबाद के प्रयागराज के एक प्राइवेट अस्पताल को दे दिया है, जबकि जिले की जनता, जो जिले के लोग हैं, बड़ी संख्या में बिना वेंटिलेटर की सांस की बीमारी के चलते मर रहे हैं। ऐसे में जब इस महामारी में जिले के लोगों को वेंटिलेटर की आवश्यकता है तो हम कैसे अपनी चीज दूसरे को दे सकते हैं? यहाँ पूरे जिले में एक भी प्राइवेट अस्पताल में वेंटिलेटर की भी सुविधा नहीं है। इसलिए सरकारी अस्पताल की बात कर रहा था। सरकारी अस्पतालों में भी कहीं कोई वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है। जिले में 9 वेंटिलेटर रखे हुए जिला अस्पताल में, वो भी चल नहीं रहे, चलाए नहीं जा रहे। हाँ, ये डॉक्टर धर्मेंद्र और डॉक्टर संजीव और हमारे तीनों एनेस्थेटिस्ट हैं, ये लोग इंचार्ज बना दिए गए हैं। जिस मरीज में भी जरूरत समझेंगे उसमें लगा देंगे। और उस एक्चुअली क्या है कि सभी चीज़ें देखी जाती हैं कि वायरस का लोड कितना है, क्या है, कैसे है, और बहुत सारी चीज़ें। मरीज के ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लगता है। वेंटिलेटर ऑपरेटर और उसकी अलग से भी टीम होना बनी हुई है जो कि कर रही है। लेकिन कितने हैं अपने यहाँ वेंटिलेटर? अभी वर्तमान में 9 वेंटिलेटर हैं और आए हुए हैं हमारे यहाँ, जिसको हम लोग बिना ट्यूबिंग के बाईपैप की तरह यूज़ कर रहे हैं। बाईपैप वाले चला रहे बाहर से, उसमें अंदर ट्यूब नहीं डाल पा रहे। क्योंकि कुछ उम्मीद लग रहा है सर कि चलने की संभावना कब से क्या? चलने क्या, जब भी हमारे यहाँ ऑक्सीजन बहुत अच्छे से हो जाएगी। 80 पेशेंट हमारे यहाँ अभी वर्तमान में ऑक्सीजन पे लेटे हैं और उन ऑक्सीजन जरा सा भी हटती है तो एकदम से उनका SpO2 डाउन हो जाता है। ऐमान अहमद, ANB न्यूज, कौशाम्बी।
जहां एक तरफ कोरोना अपना पैर पसारता जा रहा है, वहीं अमेठी जनपद में लगातार कोरोना के नए नए केसेस आ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या उन लोगों को हुई है जो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं। चूंकि एक तरफ प्रदेश सरकार लॉकडाउन को बढ़ा के 17 मई तक कर दी है, ऐसे में उन लोगों के लिए खासा संकट का सामना आ गया है जो डेली कमा रहे हैं, क्योंकि इस समय लॉकडाउन है और लॉकडाउन पीरियड में उनका जो डेली निकलना है, डेली कमाना है, ये सब बंद हो गया है। ऐसे में उनके आगे रोजी रोटी का संकट और खाने की सबसे बड़ी समस्या आई है। ऐसे में अमेठी प्रशासन लगातार संजीदा है और आज जो है उसने एक नई पहल शुरुआत की है। लोगों को बना बनाया भोजन ले जाके उनको बांट रहा है। जहां से सूचना मिली है वहां प्रशासन पहुंच रहा है और उनको भोजन बांट रहा है। ऐसे में एक पूरे अमेठी जनपद की सभी मुख्य बाजारों को अमेठी उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा जो है लगातार सैनिटाइजेशन का भी काम कराया जा रहा है। अमेठी जनपद के व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष हरशंकर जायसवाल के द्वारा बताया गया कि हम प्रमुख बाजारों में जनपद की जितनी भी बाजारें हैं वहां पे जाके व्यापारियों को समझा रहे हैं कि सैनिटाइजेशन का और काम भी कर रहे हैं। ऐसे में जो भी सुविधा बन रही है उनको मुहैया कराई जा रही है। उनको समझाया जा रहा है कि अपनी दुकानों में जो है मास्क लगा के आएँ। जो भी व्यापारी आए, जो भी ग्राहक आए उसको मास्क लगाए तभी उसको सामान दें। ऐसे में कहीं ना कहीं व्यापार मंडल और सरकार दोनों मिलकर जो है अमेठी शासन प्रशासन मिलकर जो है काम कर रहा है, जिससे कोरोना जैसी महामारी को अमेठी जनपद से हटाया जा सके। आज कोरोना की महामारी को देखते हुए जो रूप चल रहा है कोरोना का, उसमें व्यापार मंडल की ओर से जनपद की सभी बाजारों को और नगर अमेठी को सैनिटाइज किया जा रहा है पदाधिकारियों द्वारा, तथा अपने सभी व्यापारी के प्रतिष्ठानों पे व्यापारियों को ये कहा जा रहा है व्यापार मंडल द्वारा कि वो खुद मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने ग्राहकों को भी बगैर मास्क के सामान न दें, जिससे कि सभी ग्राहक भी उनके सुरक्षित रहें और व्यापारी भी हमारा सुरक्षित रहे। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज अमेठी। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबरनामा, खबर से असरता, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
जालौन में कोरोना ने अपने पैर तेजी से पसारने शुरू कर दिए, जिसके चलते जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो वहीं मौतों का सिलसिला भी लगातार जारी है। इस कहर को देखते हुए जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कदौरा CSC क्वारंटाइन सेंटर का किया औचक निरीक्षण के दौरान जांच आंकड़े सहित वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या की भी जानकारी, साथ ही डोर टू डोर जांच कार्य बढ़ाने के भी उन्होंने निर्देश दिए। तो वहीं गफूर खान महाविद्यालय क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासियों के रुकने व भोजन व्यवस्थाओं का भी उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन द्वारा कहा गया कि जांच दायरा बढ़ाने से स्वास्थ्य टीम की मदद से रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन गिराव बढ़ाने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। साथ ही क्वारंटाइन सेंटर में आने वाले प्रवासियों की रुकने व भोजन व्यवस्था दुरुस्त रखने की भी उन्होंने बात कही है। और कम्युनिटी किचन स्टार्ट किए गए कि यदि आने वाले प्रवासियों में से किसी को यहाँ होम आइसोलेशन क्वारंटीन सेंटर में रखना हो जी मैम, तो उसको जो है यहाँ रखा जा सकता है और सभी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध होंगी जी। इसका उद्देश्य है कि जो कोरोना का संक्रमण है उसको नियंत्रित किया जाए जी। और इसके अतिरिक्त जनपद में सभी आशाओं द्वारा अभी प्रशासन के अभियान के तहत हाउस होल्ड सर्वे किया जा रहा है जी जी। लगभग 1 लाख से अधिक घरों का सर्वे कराया जा चुका है, जिसमें जो भी लक्षण युक्त व्यक्ति मिले हैं जी 1182 मिले हैं हमको, हमने सभी को किट वितरण करा दी है जी जी। इसके अतिरिक्त भी जो पॉजिटिव या हमारे एक्टिव केसेस है सभी को होम आइसोलेशन किट जो होम आइसोलेशन में है जी उनको होम आइसोलेशन किट का वितरण सुनिश्चित जी। उनको द्वितीय डोज के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रथम डोज अब बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं मिलेगी। प्रथम डोज रजिस्ट्रेशन पर ही मिले, रजिस्ट्रेशन कराएं उसके बाद डोज लगाई जा सकती है। कोविड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा जी। सभी लोग जो अब टीकाकरण कराना चाहते हैं अधिक से अधिक संख्या में टीकाकरण कराएं। जैसे कि आप सभी ने देखा कि कोविड में काफी हमारे लोग प्रभावित हुए, तो जितना लोग टीकाकरण कराएंगे उतना ही वो उसके दुष्प्रभाव से बचेंगे। ANB न्यूज महराजपुर जालौन। धरती पर डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया है, तो वहीं इस समय पे कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है। ऐसे में सभी डॉक्टर दिन रात कोरोना संक्रमित मरीजों को ठीक करने में लगे हुए हैं और अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। लेकिन आज हम जिस डॉक्टर की बात करने जा रहे हैं वह 10 दिनों से ना तो अपने परिवार से मिले हैं और ना ही अपने स्वास्थ्य पर किसी प्रकार से ध्यान दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ दिन रात वह लगातार मरीजों की सेवा में कार्यरत हैं, जिससे कि मरीज ठीक हो सके और कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रीवा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊगंज की। मऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पंकज सिंह गहरवार आज 10 दिनों से लगातार दिन और रात वह मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। उनकी तबीयत भी खराब है, लेकिन वह अपनी तबीयत को भूलकर लगातार मरीजों को सेवा दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टर गहरवार खुद एक कोरोना संक्रमित हैं, लेकिन वह अपनी तबीयत की चिंता न करते हुए दिन रात कोविड मरीजों की सेवा कर रहे हैं। आपको बता दें कि मऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 बेडों का कोविड सेंटर बनाया गया है, जिसमें 10 मरीज एडमिट हैं। वहीं अभी तक मऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 16 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जिसका श्रेय डॉक्टर गहरवार को ही दिया जा रहा है। डॉक्टर गहरवार का यह कार्य सराहनीय योग्य है। वहीं डॉक्टरों की मेहनत की वजह से ही कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो पा रहे हैं। मऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस समय पे 10 कोरोना संक्रमित मरीज एडमिट हैं, जिनकी देखभाल के लिए डॉक्टर गहरवार बीमार होते हुए भी PPE किट पहनकर लगातार उन्हें अपनी सेवा दे रहे हैं। हालांकि डॉक्टर गहरवार से जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण जिस तरह से देश प्रदेश में फैल रहा है और उसे रोकने के लिए दिन रात मेहनत करनी होगी। वहीं डॉक्टर गहरवार के द्वारा आम लोगों से अपील की गई है कि सभी लोग अपने अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। जब सब लोग घरों में रहेंगे तो कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ी जा सकेगी। 23 अप्रैल से हमारे यहाँ मैंने कोविड केयर सेंटर शुरू किया था, जिसमें अब तक कुल 25 लोगों का उपचार मैंने किया, जिसमें से 16 लोग ठीक होके गए और अभी भी इलाज जारी है। अभी वर्तमान में 8
मरीजों का इलाज चल रहा है, जिसमें 6 जनों को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। बाकी लोग सामान्य रूप से इलाज करा रहे हैं। परिवार की सुरक्षा के लिए, क्योंकि मेरा एक यहाँ पे ड्यूटी रूम भी है मऊगंज में, तो यहाँ दिन भर तो मैं यहाँ दिन से लेकर रात तक मैं यहाँ काम करता हूँ। इसके बाद मेरे गांव में एक छोटी सा आउट हाउस है, वहाँ मैं रहता हूँ, वहीं मैं भोजन करता हूँ और बच्चों से और पत्नी से दूर रहता हूँ। उसमें मेरी पत्नी ने बड़ा अच्छा एक बच्चों को बताया है, जैसे बच्चों को फुसलाने के लिए होता है कि पापा को छिछी लगी है, ये है वो है, फिर भी पास तक आते हैं, मैं उनसे दूरी बना के उन्हें देख लेता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उन्हें समझाता हूँ। हाँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी बुखार आ जाता है मुझे, और टेस्ट एंटीजन से कराया था तो पॉजिटिव था, लेकिन ये हौसला मुझे तो पहले लोगों से ही आता है कि अगर हम ही पीछे हो जाएंगे तो लोगों को कौन देखेगा। और दूसरा, मुझे वैक्सीन लगी है और वैक्सीन से काफ़ी हद तक मुझे हौसला मिला है, लेकिन सावधानी बरतनी पड़ेगी वैक्सीन लगने के बाद भी। ANB न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। पूरे महाराष्ट्र में वैक्सीन को लेकर आए दिन लगातार लोगों को तरह तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही है। ऐसे में पिछले दिनों जिस तरह से बताया गया कि बिना रजिस्ट्रेशन के आप अगर वैक्सीन सेंटर पे जाते हैं तो आपको वैक्सीन नहीं दिया जाएगा, लेकिन मनपा ने ये अभी तक तय नहीं किया है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर क्या कोई रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया है या नहीं। इसके लिए हमारे साथ, हमारे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग हैं जो आए दिन इस तरह से वैक्सीन के लिए जद्दोजहद करते हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, सीनियर सिटीजन है, उनके पास जो मोबाइल है एंड्रॉयड नहीं है, लोकल मोबाइल है, लेकिन इसमें अगर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं तो जाहिर तौर पर इनको तमाम तरह की परेशानियां होती है। दूसरी तरफ ये भी देखा जाता है, सेकेंड डोज के लिए इनके पास पेपर मौजूद है, आधार कार्ड मौजूद है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो इनको अब जो है वैक्सीन नहीं दी जा रही है। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि पहले रजिस्ट्रेशन करवाओ। और फिलहाल सीनियर सिटीजन है, इनको रजिस्ट्रेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है और बीएमसी की तरफ से कोई इस तरह की जानकारी नहीं दी गई है, न तो कोई काउंटर बनाया गया है कि इनको कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब सीनियर सिटीजन दर दर भटक रहा है कि किसके पास जाए और कहां से रजिस्ट्रेशन करवाएं। अब ऐसे में तमाम सेवी संस्थाएं भी आगे आ रही हैं कि बीएमसी जो है तत्काल प्रभाव में यहाँ जो है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर बनवाए, उसके बाद जो है लोगों को वैक्सीन देने का लगातार काम करे। हमारे साथ रमेश गायकवाड़ जी हैं। रमेश जी, किस तरह की आपने मांग किया है, किस तरह का पत्र व्यवहार किया है बीएमसी के साथ, बताइए। नहीं, मैं अभी महानगर पालिका और उत्तर विभाग दहिसर जाके हमारे पार्टी की तरफ से हमने मांग की है कि जो जिसका पहला रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसको पहला डोज दिया गया है, अभी दूसरा डोज के लिए भी उनको दूसरी टाइम भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है। अभी यहाँ देखो, ये हमारी माता है, वो अभी दहिसर से आई है, सीनियर सिटीजन है, और ये उतेकर बोरिवली आए हैं, उनका पहला डोज दिया है, दूसरा डोज के लिए भी उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए हो रहा है। लेकिन मैं मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त सम्मानित चहल साहब को मैं विनती करना चाहता हूँ, जहाँ भी वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ एक वॉर रूम या रजिस्ट्रेशन रूम आप खोलना चाहिए, वहाँ महानगर पालिका के अधिकारी को बिठाना चाहिए, और जिसके पास जो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, ऐसे सादे मोबाइल है, सीनियर सिटीजन है, वो रजिस्ट्रेशन कैसा करेंगे? तो उसके महानगर पालिका ने कि व्यवस्था करनी चाहिए कि रजिस्ट्रेशन उनका तुरंत करना चाहिए। और दूसरी बात है, अगर पहले डोज के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी जब रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो थक हार कर रजिस्ट्रेशन यहाँ दहिसर कोविड सेंटर आते हैं, लेकिन वहाँ पे ये करके उनको वापस भेज दिया जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप दूसरे दिन आइए। ऐसे में आप देख पा रहे हैं कि सभी लोग सीनियर सिटीजन हैं और काफी दूर से लोग यहाँ वैक्सीनेशन के लिए आते हैं, लेकिन उनको इस तरह से कहकर भेज दिया जाता है कि रजिस्ट्रेशन होगा तो आप आइएगा, लेकिन इनका न तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है नहीं तो इनको वैक्सीन दी जा रही है। फिलहाल अब मनपा से एक गुहार लगाई जा रही है कि मनपा तत्काल प्रभाव में यहाँ कोविड सेंटर पर इस तरह का रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए, जिससे सुगमता से इन लोगों को वैक्सीन दिया जाए। लेकिन दूसरी तस्वीरें लगातार बार बार यह भी आ रही है कि लोग काफी मांग कर रहे हैं कि फर्स्ट डोज के बाद सेकेंड डोज की जब बारी आती है 8-10 दिन एक्स्ट्रा मतलब निकल जाते हैं, उसके बाद भी इनका जो है वैक्सीनेशन नहीं किया जाता। ऐसे में भी काफी जद्दोजहद के बाद इनको वैक्सीनेशन के लिए काउंटर पे बुलाया जाता है, लेकिन इनको वैक्सीन नहीं मिल पाती है। लेकिन ये भी बातें सामने आ रही है कि एक तरफ जब रजिस्ट्रेशन था तो वैक्सीन नहीं थी, अब वैक्सीन है तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो तमाम चीजें हैं जो सिर्फ आम जनता को रूबरू होना पड़ रहा है और आम जनता इससे जूझ रही है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सत्य प्रकाश सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। झांसी जिले के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल सहित 62 केंद्रों में आज से कोविड टीकाकरण की शुरुआत हो गई है।
वहीं 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोगों के लिए 44 केंद्र बनाए गए हैं। बताते चले कि झांसी जनपद के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सभी स्वास्थ्य केंद्रों को टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। हर केंद्र पर औसतन 50 से 55 लोगों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। वहीं महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में टीकाकरण अभियान की शुरुआत के मौके पर डीएम आंध्रा वामसी ने पहुंचकर जायजा लिया। डीएम आंध्रा वामसी ने कहा कि सभी केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड प्रोटोकॉल और ऑब्जर्वेशन प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए टीकाकरण किया जा रहा है। हर केंद्र पर लगभग 55 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। कोविड वैक्सीनेशन की जो व्यवस्था है सुनिश्चित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से 18 से लेकर 44 साल तक के लोगों के लिए कम से कम 18 सेंटर्स पे है और बाकी जो 45 साल के प्लस वाले जो भी है वो हमारे 44 सेंटर्स पे है। इन सारी साइट्स पे कोविड इन्फेक्शन प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड वैक्सीनेशन के दौरान ऑब्जर्वेशन टाइम का प्रोटोकॉल जो भी है ध्यान पे रखते हुए प्रतिदिन हम लोग हर साइट में 55 के आसपास वैक्सीनेशन कराने के लिए एक टारगेट बना लिया था। और लोगों से अनुरोध करता हूं कि पैनिक ना हो जाएं और क्रमेपी अपना वैक्सीनेशन बढ़ाते रहिए। और ये तो शुरुआत है और इस हफ्ते 12,000 वायल से हम लोग शुरू कर रहे हैं और आने वाले दिनों में सप्लाई और बढ़ाते हुए हम लोग पूरी जनता को वैक्सीनेशन करने का एक विशेष अभियान चलाएंगे। हाँ जी, लगभग 62 सेंटर्स है पूरे जनपद में है। हमारे हर पीएचसी को हमने इसमें एनरोल करा दिया था और अर्बन पीएचसी को भी हमने इसमें एनरोल करा दिया और मेडिकल कॉलेज को भी एनरोल करा दिया। कैमरा पर्सन के साथ मोहम्मद शहजाद, ANB न्यूज, झांसी। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कोविड-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ www.cowin.gov.in/home ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੰਬਰ, ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ।